नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। हार जीत के हिसाब बाद में शपथ लेते ही एक्शन में मोदी सरकार। भारत में मोदी 3.0 की शुरुआत हो चुकी है। राष्ट्रपति भवन में हुए शपथ ग्रहण कार्यक्रम के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएमओ में पहुंचकर काम शुरू कर दिया और शुरुआत से ही पीएम मोदी एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। इस बार भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है और देश में गठबंधन की सरकार है, लेकिन प्रधानमंत्री इस बार भी शुरुआत से ही एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। पहले ही दिन उन्होंने किसानों को सौगात दिए, जिन पर सरकार का फोकस सबसे पहले हो सकता है। दिल्ली से 997 क्लस्टर बसें होंगी गायब, परिवहन मंत्री ने मांगी रिपोर्ट। आने वाले समय में दिल्ली के लोगों को सार्वजनिक परिवहन बेड़े में चलने वाली क्लस्टर स्कीम की ऑरेंज बसों की किल्लत झेलनी पड़ सकती है। क्लस्टर स्कीम की करीब 997 बसों की परिचालन अवधि समाप्त हो रही है। इस वजह से 19 जून के बाद से ये बसें नहीं चलेंगी। अब इन बसों के चालक परिचालक सहित डिपो में कार्यरत हजारों की संख्या में कर्मचारियों को बेरोजगार होने का डर सता रहा है। इसके चलते वे अपने रोजगार को लेकर हड़ताल कर रहे हैं। दरअसल दिल्ली में क्लस्टर बसें के 7 डिपो का संचालन कर रही कंपनी दिल्ली इंटीग्रेटेड मल्टी मॉडल ट्रांजिट सिस्टम से सरकार का अनुबंध खत्म हो रहा है। ऐसी स्थिति में इन डिपो की 997 बसों का संचालन बंद हो जाएगा। दिल्ली के सरिता विहार फ्लाईओवर की मरम्मत 15 जून से होगी शुरू। लोक निर्माण विभाग 15 जून से सरिता विहार फ्लाईओवर पर मरम्मत कार्य शुरू करने के लिए तैयार है। इस मामले की जानकारी रखने वाले अधिकारियों ने बताया कि यह एक ऐसा कदम है जिससे राजधानी की सबसे ज्यादा भीड़ भाड़ वाली सड़कों में से एक पर ट्रैफिक जाम लगने की उम्मीद है। इससे बदरपुर, जयपुर, कालिंदी कुंज और न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी जैसे क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को असुविधा होगी। अधिकारियों ने बताया कि एक्सपेंशन ज्वाइंट की मरम्मत 4 चरणों में की जाएगी। यह लगभग 60 दिनों में पूरी हो जाएगी और इस अवधि के दौरान फ्लाईओवर आंशिक रूप से बंद रहेगा। मंत्री सौरभ भारद्वाज ने किया यमुना नदी का दौरा, गाद निकालने के काम का किया निरीक्षण। दिल्ली में एक तरफ पानी का संकट बना हुआ है तो वहीं दूसरी तरफ बीते 10 सालों से वजीराबाद जल संशोधन संयंत्र से गाद निकालने का काम नहीं हुआ है। इसी सिलसिले में आईएफसी मंत्री सौरभ भारद्वाज ने अधिकारियों के साथ यमुना नदी से गाद निकालने के काम का निरीक्षण किया। उन्होंने एक्स पर पोस्ट लिखा कि यमुना में पिछले साल इतना पानी आया था कि यमुना में बाढ़ आ गई थी। इस साल हरियाणा सरकार के आईटीओ बैरेज को पूरी तरह खुलवा दिया है। जो गेट नहीं खुले उन्हें कटवाया गया है। पायलट कट बनाए गए हैं ताकि सारी सिल्ट यमुना के साथ बह जाए। अभी और चलेगी राजधानी दिल्ली में अगले 2 दिन लू का अलर्ट। देश में मानसून अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, लेकिन राजधानी दिल्ली समेत उत्तर भारत में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। सूरज की तपिश से दिल्ली वाले बेहाल हो रहे हैं। मौसम विभाग की ओर से दिल्ली के लिए अलर्ट जारी कर दिया है। वहीं आईएमडी ने अनुमान जताया कि अधिकतम तापमान 45 पार पहुंचने की आशंका है। मौसम विभाग ने आज तक के लिए लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। ऐसे में लोगों को चिलचिलाती और उमस भरी गर्मी परेशान करेगी। 13 साल के बच्चे ने दी थी फ्लाइट उड़ाने की धमकी। जानना चाहता था पुलिस ट्रेस कर पाती है नहीं। दिल्ली से कनाडा जाने वाली फ्लाइट को उड़ाने की धमकी 13 साल के बच्चे ने दी थी। दिल्ली पुलिस ने बच्चे को हिरासत में ले लिया है। बीते 4 जून की रात 11:30 बजे दिल्ली पुलिस को एक ईमेल के जरिए दिल्ली टोरंटो फ्लाइट में बम रखे जाने की जानकारी दी गई थी। इसके बाद आनंद फानंद में तमाम एजेंसी हरकत में आ गई और फ्लाइट को 12 घंटे से भी ज्यादा समय तक रोकना पड़ा। अब इस मामले की जांच के दौरान एयरपोर्ट पुलिस ने एक 13 साल के बच्चे को पकड़ा है। जांच के दौरान पुलिस को पता चला है कि जिस ईमेल से धमकी दी गई थी उसे महज 1 घंटे पहले ही बनाया गया था। यह मेल उत्तर प्रदेश के मेरठ से किया गया था। भारत को मिली 2025 FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप की मेजबानी। दिसंबर 2025 में होने वाले पहले FIH जूनियर हॉकी विश्व कप की मेजबानी भारत करेगा। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के कार्यकारी बोर्ड ने मंगलवार को जूनियर हॉकी विश्व कप के लिए आयोजन का जिम्मा भारत को सौंपा है। यह पहली बार होगा कि FIH हॉकी जूनियर विश्व कप में 24 टीमें शामिल होंगी। बता दें, FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप का पिछला संस्करण 2023 में मलेशिया में हुआ था और जर्मनी ने विश्व कप जीता था। बौद्ध नेता को पहली बार मिला अल्पसंख्यक मंत्रालय का प्रभार, टूटी दशकों पुरानी परंपरा। नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद के तौर पर लगातार तीसरी बार शपथ लेकर एक रिकॉर्ड बनाया है। उन्होंने इसके साथ ही देश के पहले पीएम जवाहरलाल नेहरू की बराबरी कर ली है। यही नहीं, उनकी इस तीसरी सरकार में एक और तथ्य की खूब चर्चा हो रही है। वह यह है कि ऐसा पहली बार हुआ है जब केंद्र सरकार में किसी मुस्लिम नेता को मंत्री नहीं बनाया गया। आमतौर पर अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय की जिम्मेदारी किसी मुस्लिम नेता को ही मिली थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय की जिम्मेदारी इस बार किरेन रिजिजू को मिली है, जो बौद्ध धर्म के अनुयायी है।
मोदी 3.0 एनएसजी आईटीबीपी को वीआईपी सुरक्षा से हटाया जा सकता है। सूत्रों ने बताया कि गृह मंत्रालय के तहत इस महत्वपूर्ण इकाई की समीक्षा जल्द ही किए जाने की संभावना है और विभिन्न राजनीतिक हस्तियों और उम्मीदवारों, पूर्व मंत्रियों, सेवानिवृत्त नौकरशाहों और कुछ अन्य को दी गई सुरक्षा या तो वापस ले ली जाएगी या कम की जाएगी या अपग्रेड कर दी जाएगी। नए मंत्रियों के कार्यभार संभालने के साथ ही केंद्र सरकार की वीआईपी सुरक्षा व्यवस्था में बड़े बदलाव की संभावना है। केंद्रीय गृह मंत्रालय राष्ट्रीय सुरक्षा और भारत तिब्बत सीमा पुलिस की वीआईपी सुरक्षा इकाई की सेवा वापस लेने पर विचार कर रहा है। मंत्रालय एक दर्ज से अधिक उच्च जोखिम वाले व्यक्तियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी अर्धसैनिक बलों को सौंपने की तैयारी कर रहा है। तिब्बत की 30 जगहों के नाम बदलेगा भारत, अरुणाचल वाला बदला लेने को बड़ी तैयारी। भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में तीसरी बार एनडीए सरकार बन चुकी है। इसी बीच खबर है कि सरकार अरुणाचल प्रदेश में चीन की गतिविधियों का जवाब उसी की भाषा में देने जा रहा है। भारत ने तिब्बत में कई स्थानों का नाम बदलने का फैसला किया है। मंगलवार को ही विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पदभार संभाला है। उन्होंने भी चीन के साथ जारी सीमा विवाद को सुलझाने पर ध्यान लगाने की बात कही है, जिसमें भारत सरकार ने तिब्बत में 30 स्थानों की नाम बदलने पर मुहर लगा दी है। भारत में अवैध रूप से रह रहे 4 बांग्लादेशी मुंबई से अरेस्ट। बांग्लादेश से चोरी छिपे सीमा पार कर भारत में घुसपैठ करने की खबरें तो सामने आते ही रहती है, लेकिन एक चौंकाने वाला खुलासा मुंबई से हुआ है। यहाँ बांग्लादेश से आकर न सिर्फ लोग रह रहे थे, बल्कि गैर कानूनी तरह से भारत के नागरिक होने के कागजात भी बनवा रखे थे। साथ ही इन लोगों ने हाल ही में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव में वोट भी किया था। ऐसे 4 विदेशी नागरिकों को एटीएस ने गिरफ्तार किया है। मिली जानकारी के अनुसार महाराष्ट्र एटीएस ने 4 बांग्लादेशियों को मुंबई से गिरफ्तार किया है। चारों ही बांग्लादेश के मूल निवासियों और मुंबई में अवैध तरीके से रह रहे थे। भारत में मोदी सरकार बनते ही पाकिस्तानी आतंकियों को लगी मिर्ची। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लगातार तीसरी बार भारत में एनडीए की सरकार बन गई है, जिसके बाद पाकिस्तान समेत उसके आतंकी संगठन बौखला गए हैं। मोदी सरकार की शपथ ग्रहण के दिन ही आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट खुरासन प्रोविंस ने अपने मुखपत्र वॉइस ऑफ खुरासन का 36वां अंक जारी किया। इस अंक पहले पेज में ही पोस्टर बनाकर लिखा गया है कि इंडियन किंग महमूद गजनवी का एक बार फिर सामना करने के लिए तैयार रहें। मोदी कैबिनेट गठन के बाद राज्यों को मिला पैसा सबसे ज्यादा यूपी को। केंद्र ने जून के लिए राज्यों को 1,39,750 करोड़ का टैक्स डिवोल्यूशन जारी करने की मंजूरी दे दी। टैक्स डिवोल्यूशन केंद्र राज्यों के बीच टैक्स रेवेन्यू का डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है। केंद्र जो भी टैक्स कलेक्ट करती है उसका 41% राज्यों को एक वित्त वर्ष में 14 किश्तों में वितरित करती है। अभी सबसे ज्यादा टैक्स डिवोल्यूशन यूपी को 25,069 करोड़, बिहार को 14,056 करोड़ और एमपी को 10,970 करोड़ को मिला है। दिल्ली के कई इलाकों में बत्ती गुल, मंत्री आतिशी ने बताई कटौती की वजह। पहले से पानी की किल्लत से जूझ रही दिल्ली में अब बिजली की कमी हो गई है। इस बात की जानकारी खुद दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी ने दी है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, दिल्ली के कई इलाकों में बिजली गुल है। ऐसा यूपी के मंडोला में पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के सब स्टेशन में आग लगने की वजह से हुआ है। मंडोला सब स्टेशन से दिल्ली को 1200 मेगावाट बिजली मिलती है। फिलहाल बिजली बहाली की प्रक्रिया शुरू गई है और अब धीरे धीरे प्रभावित इलाकों में बिजली लौट रही है, लेकिन राष्ट्रीय विद्युत ग्रिड में यह बड़ी विफलता अत्यंत चिंताजनक है। मैंने केंद्रीय विद्युत मंत्री और पीजीसीआईएल के चेयरमैन से मिलने का समय मांगा है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ऐसी स्थिति दोबारा न आए। मोहम्मद मोइज़ू खड़ा करेंगे नया बवाल, भारत के साथ हुए समझौतों की करेगी समीक्षा। बीते दिनों मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज़ू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए भारत पहुंचे थे। खबरें हैं कि संसदीय समिति ने भारत के साथ किए गए 3 समझौतों की समीक्षा करने का ऐलान किया है। खास बात यह है कि यह ऐलान तब किया गया जब मोइज़ू भारत में थे। मालदीव मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार केंद्रीय हितादुन निर्वाचन क्षेत्र के सांसद अहमद अजान ने कहा कि संसद की राष्ट्रीय सुरक्षा सेवा समिति ने राष्ट्रपति सोलिह की प्रशासन द्वारा मालदीव की संप्रभुता और स्वतंत्रता को कमजोर करने वाली कार्रवाइयों की जांच करने के लिए संसदीय जांच करने का फैसला किया है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।